Welcome everyone to another interesting episode of Abhyudam Podcast, the health talk with Ayurved Acharya Dr. Mathili from Pune. Namaste ma'am, welcome to our show, The Rhythm of Wellness. प्रणाम मौली जी, नमस्ते सभी को। Yeah. Thank you, ma'am. We are honored and blessed to have you with us on our show. We know you are a renowned expert in female gynecology, abdominal issues, and height growth. Apart from this, I have requested, ma'am, for a ancient science of Ayurveda, that is Nari Parikshan, the pulse diagnosis. दोस्तों, आपने सुन के हैरान होंगे कि पल्स डायग्नोसिस से हम अर्ली डायग्नोसिस भी कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेसिव टेक्निक्स। सो इसके बारे में और जानने के लिए और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और क्या क्या जरूरी है, सारी प्रिकॉशंस हम सब कुछ देख लेंगे आज डॉक्टर मैथिली के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट मच एड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैम, हमारे लिसनर्स को ये बताइए, बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे नाड़ी परीक्षण क्या है, ये टर्मिनोलॉजी क्या है, काइंडली प्लीज इलाबोरेट। हाँ ज़रूर मौली जी, नाड़ी परीक्षण जो आपने बताया है, ये आयुर्वेद में एक डायग्नोस्टिक टूल करके हम लोग यूज़ करते हैं। आयुर्वेद में नाड़ी परीक्षण का वर्णन जो है वह अष्टविध परीक्षा में आता है। या हमारे यहाँ पे ना एक परीक्षा करके ही रुग्ण की हम अवस्था नहीं देखते हैं। हमारे यहाँ पे दशविध परीक्षा, प्रश्न परीक्षा, स्पर्शन परीक्षा, दर्शन परीक्षा, अष्टविध परीक्षा जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो बहुत सारी परीक्षा करके फिर हम रुग्ण की अवस्था क्या है, दोष क्या है, दुष्य क्या है, ये सारी चीज़ें देख के फिर डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या हुआ है, या रुग्ण जो बताता है उसके साथ हम कोरिलेट करके डायग्नोसिस करते हैं। ये आयुर्वेद का तरीका है। इसमें जो आज हम देखने वाले हैं नाड़ी परीक्षण, ये नाड़ी परीक्षण का वर्णन जो है वह अष्टविध परीक्षा में आता है और इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाड़ी मीन्स अ चैनल, मार्ग, और परीक्षा में परीक्षण, एग्जामिनेशन, राइट। तो नाड़ी जो है वह एक चैनल है जो रक्त को पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, ठीक है। और हमें नाड़ी परीक्षण में हम जो देखते हैं तो मॉडर्न के अनुसार हम उसे पल्स डायग्नोसिस कहते हैं या पल्पिटेशन, पल्स का पल्पिटेशन करना कहते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें आती है, हमारे यहाँ पे नाड़ी परीक्षण बताया है। नाड़ी जो है वह एक चैनल है, मार्ग है जो रक्त को पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है और उसी से हम एग्जामिन करते हैं तीनों दोषों की अवस्थाएं। तो ये बहुत ही अच्छा डायग्नोस्टिक टूल है आयुर्वेद के अनुसार। ब्लड जो है वह पूरे न्यूट्रिएंट्स है शरीर में सर्कुलेट करता है, हर सेल को सेल्यूलर लेवल तक न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम ब्लड करता है। और फिर उसी के द्वारा, नाड़ी परीक्षण के द्वारा, हमें सेल में भी क्या क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें हमें नाड़ी परीक्षण से समझ में आती है। ठीक है। तो ये ऐसा है मैम कि ये विदाउट एनी इन्वेजन, मतलब आपको बिना कोई प्रिक के कुछ भी किए, वैद्य जो आचार्य है वो आपको बस टच करके, स्पर्शन परीक्षा के तहत, मतलब अष्टविधा जैसा परीक्षा आपने बताया, 8-fold एग्जामिनेशन जो भी क्राइटेरिया है, तो जस्ट टच करके आयुर्वेद आचार्य बता सकते हैं कि आपके बॉडी में क्या क्या दोषों का इम्बैलेंस है और क्या क्या डिजीजेस आ सकते हैं या हो सकते हैं, हो सकते हैं या है भी, है ना। तो मैम, हमने देखा कि क्या है नाड़ी, नाड़ी के बारे में हमने जाना बेसिक। तो अभी जो नेक्स्ट सबके मन में डाउट आता है कि क्या नाड़ी परीक्षण कोई रिसेंट टेक्निक है या आयुर्वेद की संहिताओं में बहुत प्राचीन टेक्निक है? हाउ इट्स हिस्ट्री एंड ओरिजिन, काइंडली टेल अस। हाँ मौली जी, ये कोई रिसेंट टेक्निक नहीं है और आयुर्वेद कोई अभी लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है ना। आप भी जानते हो आयुर्वेद जो है यह अपौरुषीय ग्रंथ है, मतलब किसी पुरुष ने लिखा नहीं है, भगवान से और हाँ ब्रह्मा जी से ऋषियों ने हमें सिखाया है, ऐसा है। तो ये अपौरुषीय आयुर्वेद जो है वो अपौरुषीय है और आयुर्वेद में ही इन सारे परीक्षणों का वर्णन किया गया है। तो नाड़ी परीक्षण कोई अभी आया हुआ रिसेंट परीक्षण नहीं है, ये पहले से ही चलता आया हुआ परीक्षण है। पर फिर भी अगर हम इतिहास देखें नाड़ी परीक्षण का, तो आचार्य चरक, सुश्रुत, इनके समय में नाड़ी परीक्षण का उतना प्रचलित नहीं था। नाड़ी परीक्षण 13th सेंचुरी में जो आचार्य शारंगधर है, योग रत्नाकर है, उनके इरा में नाड़ी परीक्षण बहुत ज़्यादा तरीके से उन्होंने ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ है और उसके बाद में ही नाड़ी परीक्षण जो है वो सभी वैद्य लोग करने लगे हैं। तो आचार्य चरक और सुश्रुत के समय पे वो नहीं था, पर उसके बाद में नाड़ी परीक्षण का महत्व बहुत बढ़ गया है परीक्षणों में। ऐसे वर्णन तो थोड़ा बहुत रहा होगा,
हाँ, वर्णन तो आयुर्वेद में है ही। मैंने जैसे आपको पहले बोला कि अष्टविध परीक्षा में उसका वर्णन है, वर्णन है। तो वर्णन तो है, पर उसका वो जो प्रचलित हुआ, वो उस 13th सेंचुरी के बाद में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ। आचार्य शारंगधर ने ज़्यादा उसका प्रचार और प्रसार किया है, तो वो उसके बाद में ही नाड़ी परीक्षण का जो है सभी वैद्य ज़्यादा उपयोग हाँ, करने लगे, ज़्यादा उसको क्लिनिकल प्रैक्टिस में ज़्यादा लेने प्रैक्टिस में लगे। लेने लगे। जी, जी। हाँ, तो ये तो कितना ही मैम हमारी विडंबना ही समझ लीजिए कि ये भारत की धरोहर होते हुए भी वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस साइंस, दिस टेक्नोलॉजी आई शुड से। नाउ-ए-डेज़ हम देख रहे हैं कि मॉडर्न रिसर्च में, मैं हाल ही में ही एक रिसर्च कॉन्क्लेव में गई थी, तो वहाँ पे एक टूल बनाया था उन्होंने, नाड़ी परीक्षण किट करके ना हाथ पे करेक्ट, लगा लेते हैं। करेक्ट, तो हाथ पे लगाते हैं। वो ऑटोमेटेड है, एआई पावर्ड है, तो उन्होंने बताया करेक्ट, कि एआई के माध्यम से वो जैसे पल्स को हमारे हार्ट बीट के साथ कोरिलेट करके, जो भी हमारे हार्ट बीट के फेजेस है, पी क्यू वेव्स क्यू आर, ये सब मिला के वो एक कुछ रिजल्ट देते हैं कि कौन सा दोष प्रधान है। करेक्ट। तो इससे ऊपर मैम मैं ये जानना चाहूंगी कि ट्रेडिशनली नारी परीक्षण की कैसे जाती थी आयुर्वेद। हाँ, हाँ, ये तो बहुत अच्छा सवाल है मौली जी, क्योंकि कैसा है, अभी तो आजकल सब एआई का ज़माना चल रहा है, तो हर चीज़ की मशीन आती है। जी। अभी तो नाड़ी परीक्षण की भी मशीन है, अवेलेबल है, मार्केट में भी है। जी। पर हम वैद्य लोग जो है वो आज भी हम खुद परीक्षा करते हैं और उसके बाद में डिसाइड करते हैं कि रुग्ण को कौन-सा दोष है या दुष्य है, उनकी प्रकृति क्या है, क्योंकि नाड़ी परीक्षण से हमें सब कुछ समझ में आ जाता है। तो मैं थोड़ा-सा आपको बता देती हूँ अपने प्रेक्षकों को भी कि किस तरीके से हम नाड़ी परीक्षण करते हैं। ठीक है? पुरुषों में हम लोग राइट हैंड यूज़ करते हैं और स्त्रियों में लेफ्ट हैंड यूज़ करते लेफ्ट हैं हैंड। परीक्षा के ओके। लिए। हाँ, ठीक परीक्षा है? के लिए। और इन तीनों उँगलियों का उपयोग किया जाता है नाड़ी परीक्षण के लिए। हम लोग जो है नाड़ी परीक्षा के लिए रेडियल आर्टरी यूज़ करते हैं। रेडियल आर्टरी मतलब यहाँ पे अंगूठे के नीचे जो जाती है आर्टरी, उसका हम उपयोग करते हैं। ये जो हमें पाल्पेट होती है, वो रेडियल आर्टरी है, उसका ही हम उपयोग करते हैं नाड़ी परीक्षण के लिए। वैसे तो शास्त्र में हम मतलब बताया गया है कैरोटिड फीमोरल को आर्टरी जो ऊपर की ओर हाँ, या जहाँ पे भी पाल्पेट हो सके पाल्पेट शरीर हो के सकता ऊपर, है। हाँ, वैसे नाड़ी का हम परीक्षण कर सकते हैं। पर एक्चुअल परीक्षण अगर करना है तो वैद्य लोग रेडियल आर्टरी का ही परीक्षण करते हैं। तो मैं एक आपको थोड़ा-सा सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ कि किस तरीके से हम नाड़ी परीक्षा करते हैं। ऐसे तो हम 7 अब जगह है जहाँ पे पल्स पॉइंट मिलते हैं, कैरोटिड, मिलते हैं, फेमोरल, टिबियल, बट सबसे सही बेस्ट है बात कि है। थंब का जो रेडियस है वो रेडियल आर्टरी के तौर पे आर्टरी है, उसके जी। नीचे 2 अंगुली छोड़ के, जी। हाँ, एक बार मैं दिखा देती हूँ, थंब के नीचे 2 उँगलियाँ छोड़ के, है ना? और ये 3 उँगलियों से हम लोग नाड़ी का परीक्षण करते परीक्षण हैं, कर इस सकते तरीके से, हैं। जी। है ना? इस और तरीके फीमेल से लेफ्ट तीनों हैंड। उँगलियाँ, जी। हाँ, लेफ्ट हैंड पे देखेंगे। फीमेल में लेफ्ट हैंड में, हाँ, जी, करेक्ट, ऐसे। और मेल में जो है वह हम लोग राइट हैंड का यूज़ करते हैं। अच्छा मैम, तो ये तो हमने ये देखा कि प्रोसेस कैसा होता है। तो अभी जैसे आयुर्वेद हमेशा दोषों, दुष्य, दुष्टि कहाँ पे क्या हो रहा है, ताकि पता चले रोग ये कहाँ तक पहुंचे, रोग का प्रोग्रेसिव कितना है, संप्राप्ति किस वजह से हो रही है, समझने के लिए। तो ये 3 दोष है आयुर्वेद के मेनली, वात, पित्त, कफ। तो कैसे बात की प्रकृति परिचय हो पाएगा नाड़ी परीक्षण से, या कैसे इस दोषों में दुष्टि हुई है, ये पता कैसे चल पाएगा मैम? मैं आपके सवाल का जवाब दूँगी, थोड़ा-सा समझाती हूँ जी। सभी को कि नाड़ी परीक्षण जो है इसमें 7 लेवल है। अच्छा। 1 से लेके 7 लेवल तक के नाड़ी परीक्षण की जाती है। पहली लेवल जो है, जैसे हमने स्पर्श कर दिया, पहली लेवल में विकृति समझ में आती है वैद्य को कि अच्छा। क्या विकृति है नाड़ी के हाँ, अंदर। हाँ, हाँ। दूसरी लेवल जो है, ये सारी एग्जामिनेशन की वैद्य की अपनी कितनी प्रैक्टिस हुई है, इसके ऊपर ये सारी लेवल्स डिपेंड करती है कि वैद्य को भी कितना समझ में आता है, क्या-क्या ये है। पर मैं आपको एक इन जनरल समझाती हूँ कि 7 लेवल है। हम लोग पहले लेवल में क्या देखते हैं? पहले लेवल में हम विकृति देखते हैं, दूसरे लेवल में हम लोग मानस विकृति देखते हैं, ओके, ओके। थर्ड लेवल में हम दोष देखते हैं, जो आपने अभी बताया ना, वात, पित्त और पित्त, कफ। कफ, हाँ। तो हाँ, ये तीनों दोष हम थर्ड लेवल पे देखते हैं। फिर फोर्थ लेवल पे एक ओजस करके आता है शरीर में, वो देखते हैं। और 5वें लेवल पे आता है अपना धातु। शरीर में सप्त धातु होते हैं, जी। 7 धातुओं से, त्रिदोषों से और त्रिमल से शरीर बना शरीर हुआ बना है। हुआ है। तो हाँ, 5वीं लेवल पे, 5th लेवल पे धातु का परीक्षण आता है। उसके बाद में हमें समझ में आता है मानस प्रकृति। अभी पहले हमने देखा विकृति, विकृति, अभी मेंटल हमें इम्बैलेंस क्या थे वो देखा। करेक्ट, अभी हम अभी 6th लेवल पे जब जाते हैं तब हमें मानस विकृति समझ में आती है और 7th लेवल पे आता है प्रकृति परीक्षण।
तो ओके। आप देखिए एक ही नाड़ी मतलब जैसे ही हम नाड़ी का जी, एग्जामिनेशन जी। करते हैं तो हमें विकृति समझ में आती है, मानस विकृति कुछ है क्या ये समझ में आता है, पेशेंट की प्रकृति क्या है वो समझ में आता है, हुँ, हुँ, बल हुँ, कैसा रहेगा ये सारी चीजें, हुँ, धातुओं का भी परीक्षण यहीं पे होता है। हुँ, तो हुँ, बहुत हुँ। सी चीजें हमारी जो है वह नाड़ी परीक्षण में ही समझ में आ जाती है। समझ में आ जाती है। हम्म। वाह वाह, ये तो बहुत ही गुर विज्ञान है, बहुत ही डीप साइंस है। आई एम होपिंग कि ये और लोगों तक पहुंचे ताकि लोग इसके बारे में अवेयर हो और सारे जो नारी वैद्य है, नारी गुरु है, उन तक हम जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको पहुंचा पाए। तो सही बात है। एक मैं बोलना चाहूँगी आपको कि नाड़ी परीक्षण जो है हुँ, वह हुँ, आजकल बहुत से टूल्स हैं। हुँ, अगर हुँ, कुछ जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, हुँ, एमआरआई हुँ, हो गया, सीटी स्कैन हो गया, हुँ, तो आज ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। जी। पर आप सोचिए आयुर्वेद में प्राचीन काल में इतनी अच्छी तरीके से परीक्षण बताए गए हैं कि अगर पेशेंट किसी चीज़ की कंप्लेन करते हैं आपके पास में, हुँ, हुँ, फॉर हुँ, एग्जाम्पल एसिडिटी अगर उन्हें हुई है हुँ, या हुँ, एब्डोमिनल पेन हुआ है हुँ, और वैद्य अगर उनकी नाड़ी देखते हैं हुँ, इस तरीके से, तो उन्हें दोषों की वहीं पे समझ में आ जाता है कि किस कारण इनको एब्डोमिनल पेन हुआ होगा, कौन-सा हाँ, दोष इन्वॉल्व है हाँ। ना? तो ये बहुत ही अच्छा एक परीक्षण है नाड़ी परीक्षण, जो पूरा सभी लोगों ने पैथोजेनेसिस पता चल जा रहा है कैसे क्या हुआ, बिल्कुल। करेक्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वह है प्रकृति। हुँ, वो हुँ, हुँ। भी वैद्य को वहीं पे समझ में आ जाती है कि इनकी ये प्रकृति है और अब उसके अनुसार वह औषधि जो हुँ। भी है औषध उनको देना है वो दे सकते हैं। मैम ये जानना था कि सपोज किसी जो इन जनरल वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, इन लोगों के जो प्रकृति अनुसार अगर थोड़ा सा आप एग्जाम्पल के तौर पे समझाए कि नाड़ी चेक करके कैसे पता चलेगा कि कौन वात प्रकृति के है या कौन पित्त प्रकृति, या एज सिंपल एज अगर आप विकृति ही भी बताए, कैसे पता चलेगा थोड़ा नाड़ी परीक्षण पे? अ, एक अभी ये नाड़ी परीक्षण जो है वो हर वैद्य का पर्सनल ये रहता है कि उन्हें हम्म, स्पर्श करने पे हम्म, क्या-क्या समझ में आता है। हम्म, पर फिर भी मैं आप लोगों को प्रेक्षकों को एक बताना चाहूँगी कि एक हम्म, क्या होता है कि हम लोग जैसे अभी मैंने बताया कि अंगूठे से नीचे 2 अंगुली छोड़कर हम्म, यहाँ पे हम नाड़ी का परीक्षा करते हैं। जी, ठीक है? जो फर्स्ट इंडेक्स फिंगर है हम हम्म, जहाँ पे प्लेस करते हैं हम्म, दैट इज़ फॉर वात। हम्म, हाँ, ओके। मिडल फिंगर हाँ, हाँ। मिडल फर्स्ट फिंगर, रिंग फिंगर फिंगर दैट इज आप तर्जनी बोल सकते हैं, दैट इज फॉर वात। वात। वात और और मिडिल उसके बाद में जो मिडल फिंगर आता है दैट इज़ फॉर पित्त पित्त। और जो रिंग फिंगर है यस, दैट इज़ फॉर कफ कफ। दोष। ठीक ओके। है? डिस्टल फिंगर ये क्या है डिस्टल फिंगर, मिडल फिंगर और प्रॉक्सिमल फिंगर हम्म, ये तीनों वात, पित्त और और कफ। कफ। इस प्रकार से फिर हम लोग देखते हैं कि इसके नीचे हमें इसके नीचे नाड़ी किस तरीके से समझ में आती है वैद्य को स्पर्श करने पर। जैसे स्पर्श ठंडा है, गरम है, हम्म, उसका जो स्पाइक है वो बहुत फास्ट है, कम फास्ट है, है, कम है। रेगुलरिटी कैसी है, हम्म, इरेगुलर है, रेगुलर है, हम्म, उसके बाद में स्लो है या तो फिर बिल्कुल भी नहीं लग रही है, हम्म, फीबल है। हम्म, तो ये इसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि वात की है, कफ की है, पित्त की है। हम्म, हम्म, उसमें हाँ, उसके अनुसार हम डिसाइड करते हैं कि दोष क्या हो सकता है, प्रकृति कौन-सी हो सकती हम्म, है, मानस विकृति हो सकती है, कौन-सी हो हम्म, सकती है। हम्म, तो मैम अगर एक एग्जांपल लें कि किसी की नाड़ी अगर बहुत ज़्यादा फीवल है, इरेगुलर पल्सेशंस फील हो रहे, गति जो है, मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है ना, गति स्पीड, तो फिर कैसे हम समझे, सिर्फ इतने से समझ पाएंगे कि और भी हमें पैरामीटर्स असेस करने पड़ेंगे? मैं आपको बोलना चाहूँगी कि हम लोग जैसे देखते हैं, पल्स में भी देखते हैं, हम्म, उसमें तो हम लोग सिर्फ़ देखते हैं कि कितना चल रहा है पर मिनट पर पल्स मिनट, में, हाँ, पल्स पर है ना? मिनट कितना काउंट्स आ रहे हैं। काउंट्स आ रहा है। पर नाड़ी में हम सिर्फ़ काउंट के ऊपर नहीं चलते हैं, है जी, ना? जी। उसका स्पर्श कैसा लग रहा है, हम्म, स्लो है, इर्रेगुलर है, हम्म, बल कैसा है उसके ऊपर। तो उसका मैं थोड़ा एक आपको एग्ज़ाम्पल देके समझाती हूँ कि हम जी। लोग कैसा देखते हैं। तो जैसे अभी आपने बोला इर्रेगुलर के लिए, हम्म, तो अगर हमको नाड़ी में इर्रेगुलरिटी लग रही है, हम्म, कंटिन्यू मॉनिटर करने के बाद में, हम्म, तो हो सकता है कि हार्ट में उनको इश्यू हो, हम्म, इर्रेगुलर रिदम हो हम्म, और फिर इसके कारण वो नाड़ी में हमें इर्रेगुलरिटी दिखाई दे रही है। हम्म, उसमें और हम सूक्ष्म अति सूक्ष्म जाए तो फिर वो किस फिंगर के नीचे हमें नीचे इर्रेगुलरिटी दिखाई। मिलती है, हम्म, उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा दोष हम्म। है ना? तो वो भी एक हम लोग उसमें हमें उसमें से समझ में आ जाता है। राइट, राइट।
तो मैम किस किस कंडीशन में, जो मोस्ट कॉमन सब जानना चाहते होंगे, किस किस कंडीशन या इम्बैलेंस में नाड़ी परीक्षण मतलब सिम्टम्स उभरने से पहले भी बता सकते हैं? जैसा कि हमारे बातचीत से समझ आया कि ऑलमोस्ट तो मानसिक, आपने जैसे 7 लेवल बताया, सब कुछ ही पता चलता है, पूरा बॉडी का ब्लूप्रिंट जैसे आपके सामने वैद्य ने रख दिया हो के नाड़ी सामने, हाँ परीक्षण के तौर। फिर भी कोई हाँ स्पेसिफिक डिजीजेस मैम जिसपे आपने पर्सनली भी कभी ब्रेक थ्रू मिला हो, मतलब आपने भी देखा हो या कॉमन केस स्टडीज में आता हो कि इस रोग से नाड़ी परीक्षण का एक बहुत पता चल गया है अभी? मैं आज का ही आपको उदाहरण देना चाहूंगी। आज ही एक पेशेंट आई, उन्होंने कंप्लेन उनकी बैक पेन की थी, और मैंने उनको बाकी सवाल कुछ नहीं किए, जो हमारी हिस्ट्री रहती है उसी तरीके से उनकी हिस्ट्री ली। और वंस जब जैसे ही मैंने उनकी नाड़ी देखी और उनको कुछ सवाल करती गई नाड़ी के साथ में, तो उसमें समझ में आया कि उनको बहुत दिनों से, मतलब महीनों से एसिडिटी की बहुत तकलीफ होती है। उसके लिए उन्होंने कोई भी मेडिसिन नहीं लिया था। ठीक है, फिर उनको मैंने पूछा इर्रेगुलर आपके मेनोपॉज हो गया है क्या? तो बोले हाँ हुआ है। और उसके साथ में मैंने उनको पूछा कि कॉन्स्टिपेशन है क्या? तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे नहीं बताई थी। मैंने सिर्फ नाड़ी देखी, क्योंकि वो कंप्लेन उनकी वो नहीं थी ना, उनको एट दिस मोमेंट बैक पेन बहुत ज़्यादा था। तो हम लोग बाकी सवाल करते-करते फिर जब नाड़ी परीक्षण का वक़्त आया, फिर जब मैंने नाड़ी देखने के बाद मुझे समझ में आया कि इनको ये भी सारी प्रॉब्लम्स है। तो ये नाड़ी में ही हमें समझ में आ गया कि ये प्रॉब्लम्स उनकी है, और कॉन्स्टिपेशन के कारण भी हो सकता है बैक पेन हो, या मेनोपॉज़ हो चुका है तो हो सकता है कि उसके कारण भी उन्हें बैक पेन होता है। तो ये हमें, ये जो आज की ही मैंने आपको केस बताई, तो ये जी जो जी, हुआ है ये नाड़ी परीक्षण के कारण ही मुझे और कुछ चीज़ें उनकी पता समझ चला। में आ गई। और जैसे ही मैं उनको एक-एक, एक-एक करके सवाल करती गई, तो उसके आंसर यस आते गए कि हाँ, ये प्रॉब्लम है। रात्रि जागरण भी बहुत होता है। तो ये वैद्य कितनी किस तरीके से नाड़ी देखते हैं, कितना टाइम देते हैं देखने के लिए, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जी जी। तो मैम जैसा कि हमें पता चल पाया कि इवन मानस विकृति हो या मानस प्रकृति हो, सब कुछ नाड़ी परीक्षण से पता चल पाता है, जो जितना वैद्य उस पे हम देखते हैं। तो मैम क्या हुँ। इसमें ऐसा कुछ है कि स्पेसिफिक कोई दिन, कोई टाइमिंग जिसमें एक्यूरेट नाड़ी परीक्षण पता चले? वैसे तो ऐसा कोई एज़ सच टाइम नहीं है, पर शास्त्र ने कहा है कि अर्ली मॉर्निंग, सुबह-सुबह में एम्प्टी स्टमक अगर लेते हैं तो हमें और अच्छी तरीके से प्रकृति, मानस प्रकृति, ये सारी चीज़ें और अच्छी तरीके से समझ में आती है। पर ऐसा कुछ स्पेसिफ़िक यही टाइम पे ही नाड़ी परीक्षा करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। जो भी हमारे गुरु हैं, जिनसे हम लोगों ने सीखा है, तो उनके लेक्चर्स में तो यही आता है कि खाना खाने के बाद में भी नाड़ी एक बार देखनी चाहिए। खाने के पूर्व भी देखनी चाहिए, सोने के, मतलब सोने को जब जा रहे हैं उसके पहले एक बार देख लो। तो उन्होंने तो हर बार देख लो एक बार कि नाड़ी में क्या-क्या चेंजेस आते हैं। तो उनके उनके हिसाब से जो भी हम आहार-विहार लेते हैं, उसमें चेंजेस आपको नाड़ी में दिखाई देंगे। अच्छा तो अच्छा। हाँ, तो पर अगर शास्त्र के अनुसार देखें तो अर्ली मॉर्निंग हमें एग्ज़ैक्ट प्रकृति, मानस प्रकृति समझने के लिए वो वाला काल अच्छा है। अच्छा, एग्जैक्ट अगर किसी को प्रकृति मतलब बॉडी हाँ, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन पता करना हो, बोथ पता साइकोलॉजिकल करना, तो एंड ये ग्रॉस बॉडी, अच्छा पीरियड रहेगा तो उनके लिए। एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में आप जरूर क्लिनिक विजिट करिए, किसी भी आयुर्वेदाचार्य से मिलिए और अपना परीक्षण करा सकते हैं। तो मैम जनरली एक सवाल ऐसे ही मेरे मन में आ रहा था कि कितना वक्त लग जाता होगा नाड़ी परीक्षण के लिए, कितना समय करीब लगता होगा? नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द वैद्य इवन। पर हाँ, कि किसका कितनी प्रैक्टिस है ना? कोई-कोई वैद्य तो ऐसे है, हाथ भी लगा दे तो उनको समझ में आ जाता है, क्योंकि उतनी प्रैक्टिस है, ये तो प्रैक्टिस का विषय हो गया है। पर फिर भी 3 से 5 मिनट सफिशिएंट टाइम है फॉर नाड़ी परीक्षण। अच्छा अच्छा, तो हाँ। उतना देर पेशेंट तो बिल्कुल उसी पेशेंट को बहुत आराम से। काम रहना पड़ता है। हम्म। वैद्य को भी हाँ, एकदम शांति से, पूरी शांति का माहौल है, ऐसी जगह पे हम लोग नाड़ी परीक्षण करते हैं, अच्छी तरीके से फिर वो नाड़ी परीक्षण होता है। अच्छा, तो क्या मैम कोई स्पेसिफिक डूज एंड डोंट्स है कि पेशेंट्स प्रिपेयर जो विलिंग है नाड़ी परीक्षण अपना करवाने के लिए किसी वैद्य से, तो क्या ऐसा कोई उनको प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए पहले से, ताकि बूढ़े या बुजुर्ग या प्रेग्नेंट माताएं किसी को भी अगर आना हो, या नॉर्मल एज हेल्दी नहीं, पीपल? नहीं, ऐसा कोई एज़ सच ऐसा कोई डूज़ एंड डोंट्स नहीं है कि ये नहीं करते हैं तो नाड़ी परीक्षण नहीं करते, क्योंकि इट इज़ अ डायग्नोस्टिक टूल, राइट? ओके,
ठीक है तो जी। हाँ, हम तो आने वाले जितने भी रुग्ण हैं, तो हुँ, उनकी नाड़ी परीक्षा तो होती ही है। तो हुँ, ऐसा कुछ रूल नहीं है कि हम लोग इसका नहीं नाड़ी परीक्षा कर सकते हैं या इसकी ही करनी चाहिए, हुँ, हुँ। ऐसा कहीं वर्णन तो नहीं है। अच्छा, तो मतलब कोई भी हुँ। पेशेंट्स जब भी वो विज़िट करना चाहे तो वो हाँ, हाँ, हो हम सकता लोग है, नाड़ी परीक्षण कर सकते कर हैं, सकते हैं, पॉसिबल है बिल्कुल। हो और सकता सबको है। कराना भी चाहिए ताकि कराना ही चाहिए। और मैं बेहतर। तो कहूँगी हाँ, और बेहतर वैद्य को भी और बेहतर तरीके से समझ में आता है, रुग्ण को क्या हुआ है, किस हुँ, अवस्था में है हुँ, और पेशेंट को भी अच्छी तरीके से समझता है कि ये सारी चीज़ भी जितना वैद्य प्रश्न पूछते जाएँगे, तो पेशेंट्स को भी समझता है कि ये भी हमें बताना चाहिए वैद्य को, ये भी जी, हमें जी। बताना चाहिए। जी। मैम बहुत अच्छा आपने एक बात टॉपिक अभी बताया कि बहुत जैसे आपके आज के केस में देखा गया कि पेशेंट ने एक चीज़ बताया आपको दूसरा चीज़ नहीं बताया, तो ऐसा कॉमनली देखा जाता है कि पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि अरे मुझे क्या ये मेरे डॉक्टर को बताना चाहिए था, बताना मेरे लिए तो चाहिए। छोटी मोटी बातें एक आध दिन खट्टी डकार आ जाती है या एक आध दिन कब्ज हो जाती है, उनको लगता है एक आध दिन, पर असली में मे बी प्रॉब्लम्स में बी हाँ, परसिस्टिंग फॉर मंथ्स, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि अब एक्यूट से क्रॉनिक बनता जा रहा है। तो सही बात है। तो इस क्योंकि वो उनके लिए रोज का हो गया है इसलिए उनको जी, लगता है कि ठीक है इतना तो ये चलता ज़रूरी है। नहीं है हाँ, हाँ, इतना तो चलता है। ये ज़रूरी नहीं है मेरी जो प्रॉब्लम है ये पहले आप सॉल्व करो। जी, जी। तो आयुर्वेद इस तरीके से नहीं काम करता है। आयुर्वेद ओवरऑल हर इस पे काम करता है। तो हम लोग जब भी प्रश्न करते हैं, तो हर एक चीज़ के ऊपर हम लोग प्रश्न करते हैं, जी, जी। ताकि सारी चीज़ें कवर हो पाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। यही तो मैम ख़ासियत है आयुर्वेद की कि वो शरीर को सिर्फ़ शरीर ये स्थूल शरीर को नहीं समझता, वो मन, आत्मा और स्वास्थ्य को पूरा लेके स्वास्थ्य रक्षा करने के लिए भी ये एक बहुत बढ़िया सिद्धांत सही है। बात है। जी, तो मैम ये भी एक था कि अगर किसी को ज्वर हो रिसेंटली एक्यूट अगर फ़ीवर हो, को कफ कोलिया इन्फेक्शन हुआ है, तो भी क्या वो आ सकते हैं नाड़ी परीक्षण के लिए? डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली आना ही चाहिए। एक्यूट इलनेस हो कोई किसी भी प्रकार का, हुँ, तो वैद्य के पास आके देखना चाहिए, नाड़ी परीक्षण करना चाहिए और उसके बाद में ही औषधि लेना चाहिए। आजकल तो आयुर्वेदिक औषधि सभी को पता होती है, हुँ, हुँ। तो वो खुद ही पता है महासुदर्शन लेना है है ना? ज्वर के लिए ये चीज़ लेना है। पर आप परीक्षण एक बार कर लो और हुँ, कौन-सा दोष वहाँ पे है और हुँ, किस हुँ। दोष के कारण ज्वर की उत्पत्ति हुई है, जी, इतना आप हाँ, समझ लो और उसके बाद में औषधि लेना चाहिए। किसी ने भी आयुर्वेद की दवाइयाँ यूँ ही मेडिकल में जाके नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हर किसी की प्रकृति अलग-अलग होती है और प्रकृति अनुसार और दोषों के अनुसार ही वैद्य जो है, वो आपको दवाइयाँ देते हैं। जी, जी, सही बात है और सेल्फ मेडिकेशन से बहुत सारी हानि भी हो सकती है, तो कभी कभी नहीं भी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। हमेशा आप डॉक्टर की सलाह लें और फिर आप आगे बढ़ो, जो भी आपका प्रॉब्लम सही है। तो क्या मैम ऐसे जो लाइफ़स्टाइल हैबिट्स है, जैसे मैं बुरा लाइफ़स्टाइल हैबिट्स ही कहूँगी, जैसे स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो, टोबैको कंज़म्पशन हो या फिर किसी को रात्रि जागरण, जिसकी वजह से जाना जाता है कि वात बढ़ता है तो ये वेग धारण, ऐसे जो बुरे लाइफ़स्टाइल चीज़ें हैं, वो अफ़ेक्ट करते हैं जब वैध नाड़ी परीक्षण करते हैं, अगर पेशेंट ये सब करके आया, मद्यपान वगैरह करके आया हुआ हो तो? तो नाड़ी में वो चीज़ें समझ में आएगी कि इन्होंने अच्छा, ये किया है। ये अच्छा, लोगों को छुपाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। अच्छा। वैद्य को यूँ ही फॉर एग्ज़ाम्पल रात्रि जागरण जो आज ही अभी हाँ, मैंने आपको बताया, जी। तो वैद्य ही उनको पूछते हैं फिर कि हाँ, रात्रि हाँ। जागरण किया है क्या? ऐसी तो फिर वो एक-एक, एक-एक सवाल निकलते जाते हैं नाड़ी अच्छा, परीक्षण से। भले ही कोई छुपाना चाहे तो डॉक्टर से नहीं नहीं, नहीं छुपा कुछ नहीं पाएँगे, छुपेगा। कुछ नहीं छुपेगा, हाँ, पूरा कुछ नहीं एक्स-रे जैसा छुपेगा। सब निकाल हाँ, आएगा सिटी के एकदम, जैसा पूरा समझ में आ सब जाएगा। समझ आएगा। जी, समझ में आ जी। जाएगा। तो कितना भी बोलो कि मैं अल्कोहल कंज़म्पशन नहीं हाँ, करता हूँ या वीकली मतलब ऑकेजनली करता हूँ, तो वैद्य हुँ। को ये भी चीज़ें समझ में आती है। जी, जी। तो मैम क्या ऐसा हो सकता है कि जो नॉर्मल कॉमनर्स है, जो मेडिकल फील्ड से नहीं है, उनको अगर अपने नाड़ी के बारे में या शरीर के बारे में थोड़ा बहुत ज़्यादा जानना हो, तो वो क्या खुद से कुछ पता कर सकते हैं? या कहीं पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ तरीका है? अ, वैसे तो नहीं है मैं बोल हुँ, हुँ। पर फिर भी अगर कुछ है तो बुक्स रहती है और नाड़ी जो है यह गुरु से सीखने वाली चीज़ है। अच्छा, ये गुरु हम शिष्य वही परंपरा के। गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार ही हम नाड़ी परीक्षण सीख सकते हैं हुँ, और इसमें कैसा है कि गुरु हमको आप बताते हैं कि परीक्षण किस तरीके से करना है, क्या करना है। हुँ, हुँ, वैसे तो बुक्स अवेलेबल होती हैं, हर हुँ, चीज़ हुँ, की आजकल बुक्स अवेलेबल है, हुँ, नाड़ी परीक्षण की भी है। पर अगर हम गुरु से सीख कोई भी विद्या अगर हम हुँ, गुरु से सीख के आते हैं तो उसमें ज़्यादा हमें यश मिलता है
और क्योंकि उनका एक अनुभव होता है, उस अनुभव के साथ में हमें वो बताते हैं और अपना एक अनुभव होता है। जैसे मैं एक वैद्य हूँ और मैं जितनी पेशेंट्स देखते जाऊँगी, उतना नाड़ी परीक्षण हमारा और अच्छा-अच्छा होते जाएगा, इम्प्रूव होते जाएगा। और एक्यूरेट तो डायग्नोसिस किसी भी पॉसिबल होगा। एक्यूरेट डायग्नोसिस करना बहुत मतलब वैद्य को भी ईज़ी होता है और इसीलिए ये कोई मतलब घर पे ही सीख ले ऐसी ये चीज़ नहीं है। चीज़ नहीं किसी है। गुरु कोई गुरु है, आपको सिखा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जी, जी, हुँ। बिल्कुल। मैम, ये एक क्वेश्चन था कि जैसे कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न डायग्नोस्टिक जो टूल्स है, जैसे कि एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, जो भी हमारे डायग्नोस्टिक टूल है, ब्लड टेस्ट होगा, जो भी हाँ, आजकल अवेलेबल है, उस सब पे बहुत ज़्यादा आजकल रिलाई किया जा रहा है या इन्हीं को डिपेंडेंसी। साइंटिफिकली प्रूवन एविडेंसेस माने जा रहे हैं कि बॉडी में कोई डिजीज़ है कि नहीं। पर क्या हाँ। आपको लगता है कि इस ज़माने में भी नाड़ी परीक्षण उतना रिलेवेंट हो सकता है, हेल्प हो सकती है मेडिकल फैटर्निटी को? डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली। नाड़ी परीक्षण से अभी जैसे मैंने बताया ना आपको कि 7 प्रकार की लेवल जो है नाड़ी परीक्षण की, तो वहीं पे हमें कितनी चीज़ें समझ में आती हैं। हुँ, हुँ, हुँ। हम लोग नाड़ी परीक्षण में एक बस ऐसी चीज़ है कि हम लोगों को नाड़ी परीक्षा करते-करते वैद्य को प्रश्न पूछने हैं रुग्ण को कि अच्छा। अगर वो प्रश्न पूछते जाए और परीक्षण करते जाए तो और क्लैरिटी होती जाती है। तो हमें ये डेफ़िनेटली बहुत ही अच्छा परीक्षण है, जो हर किसी वैद्य ने करना ही चाहिए और रुग्ण ने भी करके लेना चाहिए कि एक हुँ, बार हमारी नाड़ी देख लीजिए करके। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये बहुत अच्छा टूल है, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ़ वैद्य है, वैद्य उन्हें पता है, वो उसी तरीके से करते जाएँगे। इन केस अगर कुछ ऐसी चीज़ होती है तो डेफ़िनेटली मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये जो डायग्नोस्टिक टूल्स है ये यूज़ नहीं करने चाहिए, ये यूज़ करने ही चाहिए। हर चीज़ के लिए हर चीज़ जो अभी मॉडर्न में है सब कुछ बुरा है ऐसा नहीं है। आयुर्वेद कहता है जितना कुछ अच्छा हम रुग्ण के लिए कर सकें, उतना करना चाहिए। तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना है ऐसा नहीं है। हम उसके साथ ये और अच्छा कर सकते हैं कि अगर परीक्षा भी हुई है, हमने ब्लड टेस्ट भी की है तो और प्रूफ हो जाएगा कि हम लोग जो बोल रहे हैं वही यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें मतलब ये साइंटिफिकली भी हम लोग बोल सकते हैं कि मैंने जितना आपको बोला वही हमें यहाँ पे दिखाई दिया दिखाई दिया है। है ना? फिर और एक मैम ऐसा सवाल ऐसा है कि मतलब क्या ऐसा कोई केस स्टडी है जैसे कि एडवांस डिजीजेस में कैंसर जैसे पेशेंट्स हो या क्रोनिक कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेजेस हो, ये सब भी नाड़ी परीक्षण से पता चल सकता है और पेशेंट्स बेनिफिटेड हो सकते हैं। लोग तो अपने अपने टेस्ट करा लिए पर शायद अभी भी डायग्नोसिस में आया नहीं है प्रॉपर। पर अगर हमें नाड़ी परीक्षण के थ्रू ये थोड़ा सा पहले पता चल जाए बिफोर द ऑनसेट ऑफ द एक्चुअल डिजीज, तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है ना? ये पॉसिबल है क्योंकि बस उसके लिए वैद्य की उतना वो अभ्यास होना चाहिए, हम्म, वैद्य की उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए नाड़ी के लिए, तो हम्म, ये भी चीज़ पॉसिबल है। इसमें भी हमें समझ में आता है कि अगर जैसे अभी आपने बोला ब्लॉक के लिए, हम्म, तो हम्म, उस तरीके से नाड़ी उनको मतलब वो पॉइंट्स पे कहाँ पे हम्म, कैसी लग रही है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो वैद्य को उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए लेकिन। तो ये भी चीज़ें हमें नाड़ी में समझ में आती है। और जैसे मैंने बोला कि हम लोग मॉडर्न अगर डायग्नोस्टिक टूल्स यूज़ करते हैं, तो ये तो और अच्छा रहेगा हमारे लिए कि हम क्लिनिकली भी दिखा सकें कि हमने नाड़ी परीक्षण में जो-जो देखा है, वो हम्म, हमें यहाँ पे आपको हाँ, हम दिखा सकते हैं कि हाँ, यही प्रॉब्लम्स यहाँ रिपोर्ट्स पे में भी भी रिफ्लेक्ट कर रहा है सेम चीज। रिफ्लेक्ट कर रहा है ना? ऐसा उस तरीके से। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैम ये एक क्वेश्चन इन जनरल अगर कोई भी हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी से देख रहे हैं और वो नाड़ी परीक्षण में इंटरेस्टेड हो, ये उनके तरफ से सवाल ये है कि क्या नाड़ी परीक्षण सीखने के लिए अलग सा ट्रेनिंग काइंड ऑफ ट्रेनिंग लेना पड़ता है अपार्ट फ्रॉम जो आयुर्वेद के जो बेसिक बीएमएस कोर्स है या एमडी आयुर्वेदा, इसके सिवा भी अलग सा कुछ लेना पड़ता है? नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग आयुर्वेद सीखते-सीखते मतलब बैचलर की डिग्री जब हम लेते हैं, बैचलर हुँ, की हुँ, डिग्री जब हम लेते हैं और उसमें ही हम नाड़ी परीक्षण सीखते हैं। पर हुँ, व फिर से मैं रिपीट करूँगी कि हुँ, एक्सपीरियंस जितने लोगों के आप नाड़ी देखते हुँ, जाओगे, हुँ, हुँ, उतना अनुभव आपको बढ़ता आएगा और जाएगा। फिर हाँ, और फिर डायग्नोसिस करने के लिए और आसान होगा। आसान होगा। हुँ। जी, जी। तो वही था कि अगर आपको मतलब इसमें इंटरेस्ट है तो आपको आयुर्वेद के जो बीएमएस बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदा एंड सर्जरी वो आपको लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा, या फिर आप इसमें भी अगर और भी कहीं गुरु से सीख सकते हैं जाके तो आप वो भी कर सकते हैं। तो जी, तो भारत में तो ऐसे बहुत से वैद्य हैं जी, आज भी जो गुरु परंपरा शिष्य के अनुसार आयुर्वेद सिखाते हैं, बताते हैं,
किस तरीके से फॉलो करना चाहिए, ये नाड़ी परीक्षण का जो मैंने आज जो आपने टॉपिक लिया, वहाँ पे ये भी सारी चीज़ें सिखाई जाती है। और आयुर्वेद ग्रंथ ही ऐसा है कि ये गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार ही सीखने वाली विद्या है, जी जिसमें गुरु उनके अनुभव वैद्य को, जूनियर वैद्य को और बताते हैं कि किस तरीके से आप देख सकते हो कि एक दोष एक ही जगह पे कितने तरीके से लक्षण दिखाई देंगे रुग्ण के ऊपर। तो ये हमें गुरु से और अच्छी तरीके से सीखने को मिलता है। तो मैम, जैसा हमने देखा ये जो टाइमलेस विजडम है, तो ये हालांकि बहुत जगह में उतना प्रचलित नहीं है, तो हम आशा करते हैं हमारे पॉडकास्ट के जरिए जो भी लोग इससे अवेयर होना चाहते हैं, इस पे और जानना चाहते हैं, तो वो आपसे संपर्क करेंगे। और साथ ही साथ हम ये एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस लिसनर्स को देना चाहते हैं आपके थ्रू कि कैसे अपने स्वास्थ्य का रक्षा कर सके थ्रू आयुर्वेद। आप कोई भी अपने टिप जो देना चाहते हैं प्लीज हमसे शेयर करें। बहुत अच्छा सवाल किया है मौली जी आपने। हम लोग जो है आयुर्वेद का पहला जो उद्देश्य है वह यही है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। ठीक है, तो स्वस्थ व्यक्ति ने स्वस्थ कैसे रहना चाहिए यही पहले आयुर्वेद बताता है। उसके लिए उन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई है, उसमें दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार कैसा लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, दिवास्वाप मतलब दिन में सोना है नहीं सोना है, विहार मतलब आपने व्यायाम कितना करना चाहिए, वॉकिंग कितना करना चाहिए, इन सारी चीज़ों का वर्णन आयुर्वेद में बताया गया है। और हर आचार्य ने अपने संहिता में उन सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है। अगर लोग ये भी फॉलो कर लेते हैं, दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, तो भी वो स्वस्थ रहेंगे। Wow, wow, such a beautiful explanation, मैम। थैंक यू, वी आर रियली ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड आप हमारे संग जुड़े और हमारे गेस्ट बन के, और जो भी हमारे लिसनर्स हैं उनको इतना वंडरफुल नॉलेज शेयर किया। मैम थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ कि आपके माध्यम से सारे लोग जो भी अभी थोड़ा बहुत भी अगर ऊपर नीचे कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल में, आपकी बात सुन के ज़रूर इसको फॉलो करना से ठीक से स्टार्ट कर देंगे और डेफिनेटली। अपने हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हाँ, थैंक यू मौली जी, आपको भी थैंक यू। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार तो होना ही चाहिए। लोग जितना स्वस्थ रहेंगे उतना वैद्य के पास कमाएंगे। हम तो यही आशा करते हैं कि वो स्वस्थ रहे, है ना? तो आयुर्वेद को फॉलो करना चाहिए। आयुर्वेद को फॉलो करिए और अपने हेल्थ को पहले खराब होने से पहले ही उसको सुधारिए। पहले ही उसको सुधार ले। रक्षणम बिल्कुल कर लीजिए सब। जी, धन्यवाद चलिए, मैम, शुक्रिया। थैंक यू। हरि ओम।